हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनवरी करंट अफेयर 2025। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं थ्रू आउट जनवरी उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है उसे हम कैसे याद रखने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट डेज। फर्स्ट इज वर्ल्ड लिप्रोसी डे, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। थीम क्या है इस बार इसकी 2025 की? यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। नेक्स्ट इज नेशनल वोटर्स डे 25 जन, नेशनल आर्मी डे 15 जन, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जन। एंड ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदर डेज तो हमें पता ही रहते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जन को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ओके, ये अभी हमने डेज पढ़े। कैसे अभी इसको याद रखेंगे? जब हम जनवरी के अदर डेट को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आपको और क्या ध्यान रखना है कि 76th रिपब्लिक डे इस बार आपका सेलिब्रेट किया गया 2025 में। चीफ गेस्ट कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि भाई इस बार जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ तो इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। पैबो सुबिनातो, जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, इस बार ये चीफ गेस्ट थे 76 रिपब्लिक डे में। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। तो याद रखना है आपको चीफ गेस्ट कौन थे इस बार इसके। प्रबाबो सुबियांतो प्रेसिडेंट हैं ये इंडोनेशिया के। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई रिपब्लिक डे में? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अब यही जो स्वर्णिम भारत है इसको ट्रांसलेट करके गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, रिपब्लिक डे में गेस्ट कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, बेस्ट स्टेट टैब्लो अवार्ड किससे मिला इस बार? तो इस बार किससे दिया गया है? रिपब्लिक डे परेड 2025 में फर्स्ट प्राइज मिला है उत्तर प्रदेश को। ओके, किससे दिया गया फर्स्ट प्राइज? यूपी को। थीम क्या है इस बार इसकी? क्योंकि यूपी में महाकुंभ चल रहा है, सो महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट प्राइज उत्तर प्रदेश को मिला, इसके बाद त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश को मिला। ओके, तो आपको ध्यान रखना है रिपब्लिक डे से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा इस बार। चीफ गेस्ट कौन थे? बेस्ट स्टेट टैब्लो का अवार्ड किससे मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला फर्स्ट प्राइज। थीम क्या थी उत्तर प्रदेश की? क्योंकि इस बार महाकुंभ हो रहा है तो महाकुंभ थीम है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। राइट, अदर विनर्स जो है फटाफट से इनको भी देखते हैं। तो बेस्ट मार्चिंग कंटाइजेंट में मिला है जम्मू एंड कश्मीर राइफल कंटाइजेंट को। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट की कैटेगरी में मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को। एंड अमंग CAPF मीन्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो होती हैं उसमें किसको दिया गया? सो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटाइजेंट को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से जो अदर डेज हम जनवरी में पढ़ते हैं इन्हें हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इसे याद कैसे रखा था? तो अगर आपको याद होगा तो हमने इसे कैसे याद रखा था कि 1 जनवरी को, अब जनवरी से हमने जन याद रखा था, जनवरी 1 जनवरी को, यानी कि आर्मी मैन, जो आर्मी मैन होते हैं ना वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। 1 जनवरी को अपनी फैमिली के साथ होते हैं क्योंकि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, उसी दिन ग्लोबल फैमिली डे होता है 1 जनवरी को। फिर उसके 15वें दिन 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। अब 1 जनवरी को जो इंडियन आर्मी मैन है वो अपनी फैमिली के साथ है, फिर 15 जनवरी को उनको जाना पड़ेगा अपने वर्क पे। ओके, तो आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। देन नेक्स्ट अगले 15 दिन बाद 30 जनवरी को मार्टियर्स डे आ जाता है। कई सारे ऐसे जो हमारे आर्मी मैन होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमने ऐसे याद रखा था। और इसके बीच के डेज 4 जनवरी बहुत ईजी है, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे हमने कैसे याद रखा था? भाई जो चश्मा तो लगाता है तो उसकी 4 आंखें हो जाती हैं, तो हमने 4 आंखें से क्या हो जाएगा कि जो जन 4 आंखें लगाता है, 4 जन, यानी कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है, तो ऐसे हमने याद रखा था। वर्ल्ड ब्रेली डे 9 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, इस दिन गांधी जी लौट के आए थे भारत। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ट्रैफिक कैसे लगता है? एक एक करके ट्रैफिक लग जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जन को नेशनल गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जन को नेशनल वोटर्स डे। ओके, अब जो गर्ल्स जन होती है इसे हमने कैसे याद रखा था? जो गर्ल्स जन होती हैं इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं ना, कुछ भी कपड़े पहन सकती हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है। चॉइस 24 जनवरी, चॉइस 24। ओके, ऐसे से हमने याद रखा था। एंड नेशनल वोटर्स डे, एंड इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वोट देने के लिए बहुत टूर करके आना पड़ता है। कई सारे लोग तो बहुत ज़्यादा घूम के यानी कि ट्रैवल करके वोट देने आते हैं, तो इसी दिन आपका 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे। अगर स्पेशली सिर्फ आपको वोटर्स डे याद रखना है तो वोट पहले कैसे होता था? पर्ची पे होता था, है ना। वोट कैसे होता था? पर्ची पे। तो परचेज यानी कि 25 जनवरी। 30 जनवरी मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस। आई होप ये इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज हो गए होंगे कि पहले हमने कैसे याद रखा था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो जनवरी में हुई। सो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट किया गया? तुहिन कांता पांडे को। ओके, अब ये तुहिन कांता पांडे जो है हम कैसे याद रखेंगे? फाइनेंस आप रिलेट करो पैसे से। कभी कभी हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, ये तो कहते हैं अरे यार बहुत पैसे कट गए। किसी चीज़ में भी अगर कट गए, बहुत पैसे कट गए, वैसे हमने इससे पहले किसी और तरीके से याद रखा था। आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेट करके पैसे यार बहुत कट जाते हैं, तो कांता पांडे इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया? बहादुर। ओके, जो एथलेटिक्स मैन जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको बहादुर होना जरूरी है, तो जो प्रेसिडेंट है वो भी बहादुर होना जरूरी है, तो उनका नेम क्या हो जाएगा? बहादुर सिंह सागो। नेक्स्ट इज CEO ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना। जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना,
दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ अपॉइंट किया गया है अजीमुल हक को। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में किसकी बात होगी? हक की। तो किसको अपॉइंट किया गया? अजीमुल हक। नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया देवजीत साइकिया। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का इट मीन्स उड्डयन का किसको अपॉइंट किया गया? डीजी फैज़ अहमद किदवाई, फैज़ अहमद किदवाई। अब यहाँ पर सिविल एविएशन की बात हो रही है ना, इससे आप कैसे याद रखोगे? सिविल मतलब क्या होता है? आपका उड्डयन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि हवाई, जैसे आपका हवाई जहाज हवाई, तो किदवाई हवाई, किदवाई हवाई, इस तरीके से रिलेट करके आपको इनका नेम याद रखना है। नेक्स्ट इज सीईओ ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, हमारा आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड में हमें क्या पता लगता है? हमारी भूमिका पता लगती है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी भूमिका क्या है। तो भूमिका से आपको भुवनेश याद रखना है, जिसको अभी न्यू अपॉइंट किया गया, उनके नेम में क्या आता है? भुवनेश, भुवनेश नेम है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का न्यू डीजी अपॉइंट किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब जो भी भाई सीआरपीएफ तक पहुंचा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ज्ञान तो उन पे बहुत होगा, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट इज अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 11th चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? वी नारायणन को। पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे, अब कौन बन गए? वी नारायणन बन गए। तो नेम इनका भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, वी नारायणन, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2025 में, और अवार्ड्स के करंट अफेयर में मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है कि आप इजीली इसको याद कर पाओ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। सो 2024 के लिए 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में हम कई सारे अवार्ड्स पढ़ते हैं। एक आपका पढ़ते हैं हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ओके। देन हम पढ़ते हैं अर्जुना अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर भी है, ओके, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, और इस बार दिया गया 4 लोगों को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। उनके नेम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी। तो श्री गुकेश डी वर्ल्ड चैंपियन बने थे इस ईयर, चेस से रिलेटेड है। श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है। श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, ओके। मिस मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है, और अभी ओलंपिक्स में इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो श्री गुकेश दी, श्री हरमनप्रीत सिंह, श्री प्रवीण कुमार, मिस मनु भाकर, इनका नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है इंडिया का। देन अब हम देखने वाले हैं अर्जुना अवार्ड्स लाइफ टाइम दिया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है, ओके। तो किस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया स्पोर्ट्स के प्रमोशन में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं श्री सूचा सिंह। जो श्री सूचा सिंह है ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा स्विमर है। तो इनका नेम भी 2 नेम है, बस इजली याद हो जाएगा, सूचा एंड मुरलीकांत, सूचा एंड मुरलीकांत, ओके। नेक्स्ट इज अर्जुना अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024। अब ये जो अर्जुना अवार्ड्स हैं ये कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए हैं, राइट, बट हमें इतने सारे याद नहीं रखने हैं। आपसे पता है पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जब 2023 का दिया गया था कितने एथलीट्स को मिला, तो इसलिए कितने लोगों को मिला ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो 32 आपको याद रखना है, ओके। कितना नंबर है? 32 लोगों को अर्जुना अवार्ड्स दिया गया। बट हम इतने सारे तो याद नहीं रख सकते, बट हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे कि अनु रानी, ओके, सलीमा तेते, मिस प्रीति पाल, जीवंजी दीप्ति, क्योंकि ये लोग ओलंपिक गेम्स में फ्लैग बियर भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नेम आपको याद रखना है। प्रीति पाल, जीवंजी दीप्ति, देन श्री नवदीप, श्री कपिल परमार, श्री स्वप्निल सुरेश कौशले एंड श्री सरबजोत सिंह। तो इन्होंने तो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल भी जिताया था शूटिंग में। तो इन लोगों के नेम आपको याद रखना है। कितने रेसिपेंट्स हैं अर्जुना अवार्ड्स के? 32 रेसिपेंट्स हैं, इनका नेम आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंस फुटबॉल बिकम द फर्स्ट टू विन द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूएसए। कौन सी मेन फुटबॉलर जो है जो फर्स्ट बने हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन्हें दिया गया है, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यूएसए का? तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 इस बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बहुत ज्यादा लिस्ट हमें इसकी लंबी सी नहीं पढ़नी है। और विनर कौन रहा बेस्ट फिल्म में, म्यूजिकल और कॉमेडी में? एमिलिया पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीसी अवार्ड्स 2024 विनर लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है और इसे कैसे याद कराया था मैंने आपको, आई होप अगर आपको याद होगा तो इजीली आप यहाँ पे कर लोगे। सबसे पहला है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? अर्शदीप सिंह को, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एमिलिया के, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। एंड आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को मिला है। रोहित शर्मा कैप्टन इंडियन टीम के। आईसीसी मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला ओमराजाई। और भी कई सारे इसमें
लिस्ट है जो मैंने आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर में पढ़ाया था। अब यहाँ पे अगर मैं सारे ही इंक्लूड कर दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आप वहाँ पे देख लेना, या फिर जब मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी तो वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स का भी इसमें आपको अटैच करके पीडीएफ सेंड कर दूँगी, जिससे आपका इजिली रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर T20 क्रिकेटर की बात करें मेंस में तो किसको मिला? अर्श को। किसको मिला? अर्श को। अगर वुमेन्स की बात करें तो एमिलिया केर को मिला। आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर की बात करें, ओके, अब T20 की बात हो रही है यहाँ पे टीम की, तो रोहित शर्मा को मिला। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अजीमतुल्ला उमराज़ई। ये चारों इंपॉर्टेंट है, और भी है इसकी जगह, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप उसको जरूर देख लें कि आपको सारा लिस्ट याद हो जाए। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो इस बार जो पद्मा अवार्ड्स है वो 139, इट मीन्स 140 में एक कम, इतने रेसिपेंट हैं पद्मा अवार्ड्स के, जिसमें एक डुओ केस है। अगर हम बात करें कि आखिर ये 139 पद्मा अवार्ड्स हैं तो इसमें किसको कितना कितना मिला, जैसे कि पद्म विभूषण इस बार 7 दिए गए हैं, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, एंड पद्म भूषण मिला है 19। पद्म विभूषण जो है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ओके, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 19 पद्म भूषण दिया गया एंड 113 पद्म श्री अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस बार। तो टोटल आपको याद रखना है 139, 7 पद्मा अवार्ड्स, 19 पद्मा भूषण अवार्ड एंड 113 पद्म श्री अवार्ड्स। 23 वुमेन को दिया गया, 10 फॉरनर्स एनआरआई पीआईओ ओसीआई को, 13 पॉस्टमसली अवार्डीज हैं किसके? पद्मा अवार्ड्स के। अब इंपॉर्टेंट जो है फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो पद्मा विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। श्री धुवुर नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेकर जो 44 चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के, ओके। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाकिया जो एक कथक डांसर है फेमस। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन जो एक वॉयलिनिस्ट है। श्री एमटी वासुदेवन नायर इन्हें पॉस्टमसली दिया गया। श्री ओसामू सुजुकी पॉस्टमसली। श्रीमती शारदा सिन्हा पॉस्टमसली। तो ये अभी काफी न्यूज में थी, तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इनको बिहार की कोकिला कहा जाता है और रिसेंटली अभी इनकी डेथ भी हुई है। तो ये 7 लोग जो है पद्म विभूषण अवार्डी रेसिपेंट, इनका नेम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये लोग कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? श्री दुवेश्वर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन तेलंगाना से, ओके। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसको याद कैसे किया था? तो इसकी जो ट्रिक बनाई थी मैंने याद करने के लिए वो ये थी, जैसे कि कोई 2 वर है, कोई 2 लोग हैं, 2 वर जग में लाठी लिए शाम सुबह को वन गए और सिंगिंग करने। कोई 2 वर है, कोई 2 लोग हैं, वो जग में, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, लाठी ली हुई है और शाम और सुबह को वन जाते हैं और वहाँ पे जाके क्या करते हैं? सिंगिंग करने की, कोई सुने ना, है ना, जंगल में जाके गाना गाते हैं। तो ये लाइन बस आपको याद रखनी है। वर से क्या हो जाएंगे? धुवुर हो जाएंगे, जग से हो जाएगा जगदीश, लाठी से हो जाएंगे लाखिया, शाम से हो जाएंगे ओसामू, शुभ से सुब्रमण्यन, वन से वासुदेवन एंड सिंह से हो जाएंगी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, ऐसे आप पद्मा विभूषण की ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड्स को, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही आपका ग्रैंड स्लैम स्टार्ट होता है, तो किसने जीता मैन सिंगल का टाइटल इस बार? जनिक सिनर ने, ठीक है, जनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट है ये, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे आना चाहिए था। मैन सिंगल की बात करें तो जनिक सिनर जो इटली से बिलोंग करते हैं, किसको डिफीट किया इन्होंने? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल में किसको मिला? मेडिसन कीज को मिला, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, और ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ओके। ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है। क्या नेम है इनका? मेडिसन, ओके। मेडिसन लेके आई थी बस खेलने के लिए, बिल्कुल रेडी, ओके। तो इनका नेम आपको याद रखना है, मेडिसन कीज, ठीक है। तो आइस क्लोज करो, फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है ग्रैंड स्लैम का। इस बार जो मैन सिंगल में जो विनर बने वो कौन बने? जनिक सिनर। अब इनको सब लोग जान रहे हैं, ओके, काफी सारे ये टाइटल जीत चुके हैं। अब सब इन लोगों को जान रहे हैं किसको डिफीट किया? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स में बात करें तो मेडिसन, ओके, मेडिसिन लेके, मेडिसिन नेम याद रखना है इनका, मेडिसन कीज। किसको हराया? अरियानका सेबलिंका, बहुत अच्छी प्लेयर है, इनको हरा दिया अरियानका सेबलिंका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से आपको मेंस सिंगल एंड वुमेन सिंगल एटलीस्ट याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हुआ था। फर्स्ट फेज इसका हो चुका है, कहाँ पे हुआ? लद्दाख में हुआ। और ये जो विंटर वाला है ना, ये मेनली लद्दाख में ही होता है। सेकंड फेज इसका जम्मू एंड कश्मीर में होगा 21 से लेकर 25 फेब के बीच में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी एक आपका क्रिकेट टूर्नामेंट है। कौन सा एडिशन हुआ? 32nd एडिशन हुआ। विनर कौन रहा? कर्नाटका रहा। रनर अप कौन रहा इस बार? विदर्भ, कर्नाटका, विजय हजारे, ओके। 1000 बार कौन जीतेगा? 1000 बार विनर कौन रहेगा? जो नाटक नहीं करेगा, है ना, जो गेम में नाटक ना करे, गेम में कंसंट्रेशन बना के रखे। तो जो नाटक नहीं करेगा, नाटक से आपको कर्नाटका याद रखना है। इस बार कौन जीता? कर्नाटका जीता। किसको हरा दिया? विदर्भ को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 खो खो वर्ल्ड कप विनर कौन बना इस बार? इंडिया बना। किसको डिफीट किया? नेपाल को, बोथ इन मैन एंड वुमेन्स कैटेगरी में। और जितने भी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हैं, जो भी हमने करंट अफेयर स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स वाले में पढ़ाया है, तो वहाँ पर आप जाके पढ़ लेना बहुत इजीली और आपको सब याद हो जाएगा। तो 2025 का जो खो खो वर्ल्ड कप है, इसका विनर कौन बना? विनर बना इस बार इंडिया। अब स्कूल में हम लोग ने बहुत खो खो भी खेला है ना,
इंडिया में बहुत ज़्यादा खो खो होता है, तो इंडिया को कौन पीछे कर सकता है। तो इंडिया इस बार विनर रहा। किसको डिफीट किया, नेपाल को, चाहे वो मेंस की कैटेगरी में हो चाहे वो वुमेन्स की कैटेगरी में। आई होप याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि हमसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डैश विल होस्ट द प्रेस्टिजियस फाइट वर्ल्ड कप 2025। सो फाइट वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करने वाला है, तो इंडिया होस्ट करने वाला है फाइट वर्ल्ड कप, चेस से रिलेटेड इंडिया। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स को जो किसी सेंटर या फिर स्टेट ने लॉन्च की हैं। सबसे पहला है आपका प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था। प्रोजेक्ट विस्तार आखिर है क्या। प्रोजेक्ट विस्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट विस्तार, विस्तार करना इट मीन्स एक्सटेंशन करना। ओके तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसके लिए बनाया गया है, फार्मर्स के लिए बनाया गया है, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं, जो स्टार्टअप अपने स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनका कनेक्शन हो पाए फार्मर्स के साथ, और जो फार्मर्स हैं उनको सही रिसोर्सेज मिल पाए कि वो अपने एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर सके। इसलिए ये प्रोजेक्ट विस्तार स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट विस्तार फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ओके फुल फॉर्म ध्यान रखना है, क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और इसी से रिलेटेड रिसेंटली अभी IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है प्रोजेक्ट विस्तार के ऊपर, किसके साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ। एम क्या रखा गया है इसका, टू एनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। यानी कि जो कृषि विस्तार सेवाओं को इनको बढ़ाना है, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टार्टअप है, ओके न्यू जो स्टार्टअप है, किसानों को वहाँ तक पहुँचाना है। और ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया इस प्लेटफॉर्म को कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो भी फार्मर्स तक पहुँच पाए। इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह भी होंगी काफ़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कहने का मतलब है जो स्टार्टअप चल रहा है और जो फार्मर्स हैं उनका कनेक्शन अच्छा हो पाए, इफेक्टिव एग्रीकल्चर किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट विस्तार का एम रखा गया है। ओके और IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी स्टार्टअप कंपनियां जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके बारे में, और 12,000 प्लस स्टार्टअप जो कंपनियां हैं वो भी, उनका डिटेल भी इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो प्रोजेक्ट विस्तार का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिनके पास भूमि नहीं है कृषि करने के लिए, ओके जो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए कल्याण योजना कौन लेके आया है, छत्तीसगढ़। ठीक है छत्तीसगढ़। तो कैसे याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ एक गढ़, जैसे हम बोलते हैं ना एकड़ जमीन इतनी जमीन, तो अगर आप छत्तीसगढ़ को एकड़ से लेट करो तो याद भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एकड़, छत्तीसगढ़ एकड़। ओके तो भूमिहीन कृषि जो है उनको जमीन दी जाएगी, याद रखना है इस तरीके से, एकड़ छत्तीसगढ़। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा 10,000 एनुअली टू लैंडलेस लेबरर। जो लैंडलेस लेबरर है उनको स्टेट गवर्नमेंट 10,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड करने वाली है। तो ये स्कीम किसकी है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, किसने स्टार्ट किया, MP ने स्टार्ट किया, इतना याद रखना है। पुलिस आर्मी का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके एंड हुनर, MP पार्थ योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है पार्थ योजना। किसने स्टार्ट करी, MP ने, मध्य प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। अब ये एक इनिशिएटिव है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, किसके लिए है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको एम्पावर करने के लिए। सो टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW एंड लोकसभा सेक्रेटरिएट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। तो इसको मिलकर लॉन्च किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा के सेक्रेटरिएट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव क्या है कि एम्पावर करना है इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो अगर आप देखो तो सबसे आगे कौन रहता है, USA, रशिया एंड चाइना, और इसके बाद ही आपका इंडिया आ सकता है। अभी इंडिया के पास इतनी अचानक से फायर पावर तो नहीं आ गई है, क्योंकि USA, रशिया, चाइना अभी इसके आगे खड़े हैं। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया अभी 4th पोजीशन पे है, और पहले भी इसकी 4th ही पोजीशन थी। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4 रैंक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इसको किसने रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग ने। और ये फिजिकल पावर इंडेक्स आखिर होता क्या है। सो आप देखिए ये फिजिकल पावर इंडेक्स जो है, ये जो रिपोर्ट है ये फाइनेंशियल हेल्थ बनाती है, जिसमें 5 की फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड होता है ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अब अगर बात करें तो ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पे कौन है, उड़ीसा, ठीक है। तो आप देखो इसे याद कैसे रखेंगे कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा रहे, जो आपका फाइनेंस से भी जुड़ा है। अगर आप अच्छा डिश खाएंगे तो आपकी तबीयत भी नहीं बिगड़ेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो डिश से आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल हेल्थ डिश, हेल्थ अच्छी रहेगी जब आप डिश अच्छा खाओगे। तो टॉप पे है उड़ीसा, सेकंड पे है आपका छत्तीसगढ़, राइट। नेक्स्ट इज टॉप कंट्रीज इन साइबर अटैक 2024। साइबर अटैक की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2024 में साइबर अटैक कहाँ पे हुआ है, तो USA में हुआ है, सेकंड पे है इंडिया एंड थर्ड पे है इजराइल। इंडिया की पोजीशन है सेकंड। आप देखो इंडिया टॉप सेकंड पे है, तो
कितना ज़्यादा साइबर अटैक इंडिया में इस टाइम चल रहा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री। अब नॉर्मल सी सोचो, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, गाजा के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लोग अपना कामकाज करेंगे, ऐसे याद रखना है। गाजा कामकाज, ठीक है, गाजा कामकाज, लोग क्या करेंगे? गाजा के बाद अपना कामकाज ही करेंगे, जब गाजा नहीं रहेगा, ऐसे याद रखना है। कामकाज करेंगे, कामकाज कामकाज यानी कि पंकज, कामकाज पंकज। तो इस बुक के ऑथर कौन है? पंकज मिश्रा, कामकाज पंकज। नेक्स्ट इज ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। ये किसने लिखी है? के.एस. चौहान। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस चौहान। अदर जो बुक्स हैं जो जनवरी में रिलीज हुई हैं और कुछ जो दिसंबर में है, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखो, माई बी लव लाइफ, माई बी लव लाइफ, अमिताभ कुमार। ओके, अमिताभ कुमार। फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग आजकल किसके क्लोज आ गए हैं? श्री राम के। तो श्री राम चौलिया ने ये बुक लिखी है, स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट। तो रामचंद्र गुहा। बुकर प्राइज 2024 का किसको मिला है? समांथा हार्वे को, इंग्लिश के लिए। और इनकी नोवेल कौन सी है? ऑर्बिटल। तो इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम देखने वाले हैं। तो पीएम मोदी ने कमीशन किया है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, इंडियन नेवल स्पेस एंड इंडियन नेवल स्पेस वाक्षी। कौन सी सिटी में? सो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम फ्लैग्ड ऑफ बाय राजनाथ सिंह। कौन सा बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम राजनाथ सिंह ने, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है? तो नेम आपको याद रखना है संजय। और ये जो संजय है, इसको डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने मिलकर। तो ये जो बैटल फील्ड है, इसका नेम क्या है? संजय। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है संजय। ओके, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। और ये जो संजय है, ये एक ऑटोमेटेड बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम है जो कलेक्ट करेगा डाटा फ्रॉम ग्राउंड एंड एरियल सेंसर्स के थ्रू। ओके, ग्राउंड से और एरियल सेंसर्स के थ्रू ये डाटा कलेक्ट करने वाला है। उसका पर्पस क्या है? टू मॉनिटर द वास्ट लैंड बॉर्डर। जो दूर दूर जो लैंड के बॉर्डर्स है ना, उनको ये मॉनिटर करेगा कि कोई भाई घुस ना जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, संजय बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम। किसने हरी झंडी दिखाई? राजनाथ सिंह ने। सो इसको याद कैसे रखेंगे? सुबह हो चाहे सांझ हो, ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, सांझ से आपको याद रखना है कि ये जो बैटल फील्ड सर्विलेंस है, ये सांझ में भी, शाम को भी काम करेगा। तो इसका नेम क्या है? संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज ऑपरेशन सर्द हवा। सर्द हवा को किसने ऑर्गेनाइज किया है रिसेंटली? सो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर पे तो भाई बहुत ज़्यादा हवा चलेगी, वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी मैन है, कितनी हवा लगती होगी? सर्द हवा, सर्द। तो किसने लॉन्च किया है? बीएसएफ ने। याद रखना है ऐसे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, जो हाइड्रोजन से चलेगा? अब ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंजन है। कितने हॉर्स पावर का आउटपुट पावर है इसका? 1200 हॉर्स पावर का। और इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ है ऑन द जिंद सोनीपत रूट, हरियाणा में। सोनीपत कहाँ पे? आपका हरियाणा में। किसने इसको अनाउंस किया? रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने। और ये इसकी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये फुली डेवलप यूजिंग इंडिजिनस एक्सपर्टाइज है इसमें, यानी कि ये स्वदेशी, इंडिया में खुद बनाई गई है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अचीव कर लिया है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ग्रीन एनर्जी में, लीडरशिप बाय डेवलपिंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इंजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट, कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन किसने बनाया? भारत ने बनाया, राइट। और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन है। सेकंड क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी है, जो उड़ेगी भी टैक्सी की तरह, एज अ टैक्सी। क्या नेम है इसका? शून्य नेम है। किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। और इसको किसने अनवील किया है? बाय सरला एविएशन ने डिजाइन किया है, जो एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और ये शॉर्ट ट्रिप के लिए बनाया गया है फॉर 20 to 30 किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि ये ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। कौन सा? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, तो ये न्यूज़ में था अभी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोकल लोकेशन क्या है? तो गढ़पंचकोट की जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिल है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसको इनॉग्रेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ओके, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय वैधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। इसका रिसेंटली उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया गया है, जिसका नेम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। कहाँ पे? तो गढ़पंचकोट की पहाड़ियाँ जो है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसको इनॉग्रेशन किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो ये ईस्टर्न इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेटेड। तो इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट किया है। क्या जर्मिनेट किया है इसरो ने सक्सेसफुली? तो इसरो ने स्पेस में जो लोबिया के बीज होते हैं ना, लोबिया जिसकी सब्जी बनती है, उसको स्प्राउट किया है, उसको अंकुरित किया है। क्यों?
कि वो स्पेस में ये चेक कर पाए कि स्पेस में कोई प्लांट ग्रो करने के लिए कितना टाइम लेता है। तो इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट किया है लोबिया ब्लैक आइड पी सीड्स को इस स्पेस में, जो एक पार्ट है इट्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के लिए, जिसको शॉर्ट में कहा गया क्रॉप्स मॉड्यूल जो है ये डेवलप किया है इसरो ने टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस अंडर माइक्रोग्रेविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे होगा क्या, जो साइंटिस्ट हैं उन्हें ये पता चलेगा कि कम ग्रेविटी में जो प्लांट्स हैं उनका जो ग्रोथ है उसको समझने में हेल्प मिलेगी इसरो को। और जैसे कि जो लंबे स्पेस मिशन जो भी होते हैं इसरो के या किसी के भी, तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसरो ने स्पेस में ये अंकुरित किया है लोबिया के बीज को, तो इसरो ने सक्सेसफुली इसको जर्मिनेट कर लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रो हो गया है, जर्मिनेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया। तो डीआरडीओ ही मेनली इस टाइप के कपड़े जो है आर्मी मैन के लिए डेवलप करता है। क्यों डिजाइन किया गया है? टू प्रोटेक्ट मिलिट्री पर्सनल जो है इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में। आपको पता है बहुत ही ठंडे से ठंडा और गर्म से गर्म जगह पे काम करना पड़ता है। ओके, इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए, तो उन मिलिट्री पर्सनल के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचने के लिए +20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस के लिए, ताकि वो उनकी बॉडी बची रह सके, हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। ओके, तो याद रखना है आपको हिम कवच बिल्कुल हिमालय से भी बचाएगा और एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी बचाएगा। हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H5N1 बर्ड फ्लू। रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है H5N1 बर्ड फ्लू। अब वैसे तो इसके कोई केसेस नहीं आए थे, बट रिसेंटली इसके केसेस आने लगे हैं। और H5N1 हम वैसे भी जब हम वायरस वगैरह पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये एक बर्ड में ये डिसीज हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड की वजह से बाकी ह्यूमंस में भी फैल जाती है। तो पहला जो इसका केस है ये कहाँ पे देखने को मिला? तो लुइसियाना USA में। और H5N1 जो ये बर्ड फ्लू है एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो प्रीमियरली इन्फेक्ट करता है बर्ड्स को, बट ये इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को भी। और ह्यूमन को इफेक्ट किया है सबसे पहले कहाँ पे? लुइसियाना USA में। H1 और N1 जो वायरस है ये रिलेटेड है हमारा स्वाइन फ्लू से। H5 और N5 ये वायरस रिलेटेड है हमारा बर्ड फ्लू से। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? बर्ड फ्लू से। तो दोनों ही याद रखते हैं, H1N1 वायरस जो है ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से, एंड H5N1 ये वायरस रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस। आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया गया है, क्या नेम है इसका? नदी तरंगिनी एडवांस AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ठीक है, अब AI है, अब आजकल AI चल रहा है ना, AI की तरंग है हर जगह, तो आपको ऐसे याद रखना है AI की ही तरंग है हर जगह। और बाकी आप देखो जो भी अभी क्वेश्चन हमने पढ़े ना वो आपको समझने वाले थे और आपको पता भी है वैसे भी H1N1 वायरस क्या होता है, ये सब चीज़ें, तो बस आपको नेम याद रखना है। तो लुइसियाना USA में पहला केस देखने को मिला है H5N1 का। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस कहाँ मिला है? आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक, तो आजकल तो हर चीज़ में AI घुसा हुआ है ना, हर चीज़ में AI भाई आ जा रहा है। तो नदी तरंगिनी जो है ये एडवांस AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, AI से आपका चलेगा। तो इसका नेम क्या है? नदी तरंगिनी। AI बिल्कुल तरंग की तरह, वेव की तरह फैलता जा रहा है, तो इसको आपको लिंक बना के ऐसे याद रखना है। क्या नेम है इसका? नदी तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरेशन बेबी? रखना है फ्रेंकी। क्या नेम है? फ्रेंकी रेमरू आर्टिगा जानदेंग। बहुत लंबा नेम है, रेमरू आर्टिगा जानदेंग। आगे इनका नेम भी है जानदेंग। ओके, और ये मिजोरम में ये बॉर्न हुए हैं। बीटा जनरेशन जो है वो 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको रखा गया। और जनरेशन अल्फा कौन है? जिन बच्चों का जन्म 2010 से लेकर 2024 के बीच में हुआ, ये जनरेशन अल्फा है। अब आखिर ये है क्या बीटा जनरेशन, अल्फा जनरेशन? तो आप देखिए ईयर 2025 पे जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन्हें जनरेशन बीटा में रखा जाएगा। और 2025 में जो भी बच्चे जन्म लेंगे तो ये जनरेशन ऐसी दुनिया में बड़ी होगी जहाँ पे जो हम डेली चीज़ें करते हैं ना उसमें भी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी फैल चुकी होगी। तो इसलिए इसमें जनरेशन के में बांट दिया गया है अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन। और ईयर 2025 में एक नई जो जनरेशन है उसको वेलकम किया गया है और इस जनरेशन को बीटा जनरेशन नेम दिया गया है। तो ये जो बच्चा है ना इनका नेम क्या है आपको ध्यान रखना है? फ्रैंकी। क्या नेम है? फ्रैंकी रेमरू आर्टिगा जानदेंग। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बीटा जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, अल्फा जनरेशन का क्या है। ओके, सो आपको अपने अदर एग्जाम्स के लिए इसे ध्यान रखना है अच्छे से। सो अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि इंदौर जो MP में है, उदयपुर जो राजस्थान में है, ये फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ बनी है जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड सिटीज़ के तौर पर इन्हें रखा गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर एंड उदयपुर, इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर बहुत सफाई रहती है यहाँ पे, उदयपुर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, उदयपुर लोग घूमने जाते हैं। दोनों ही जगह बहुत अच्छी है, एक में बहुत ज़्यादा हमेशा क्लीनिनेस में टॉप पे रहता है और एक उदयपुर। तो इन दोनों को ही रामसर कन्वेंशन में रखा गया है सिटीज़ की कैटेगरी में। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ एक्रिएटेड वेटलैंड सिटीज़ जो है अंडर रामसर कन्वेंशन वो कितने हैं? ग्लोबली 74 है। तो आपको इंडिया का नेम मेनली ध्यान रखना है इंदौर एंड उदयपुर, इंदौर एंड उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल?
किसने अनवील किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल? सो किसने? चाइना। अब ऐसे ऐसे कमाल तो चाइना ही करके दिखाता है, लॉन्गेस्ट बनाया, ठीक है, बिल्कुल लॉन्गेस्ट। और इस टनल का नेम क्या है? तियानशन शेंगली सुरंग, तियानशन शेंगली टनल। कितनी लेंथ है इसकी? 22.13 किलोमीटर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, टेंशन, ठीक है, टेंशन। चाइना हमेशा इंडिया को टेंशन देता रहता है, चाइना टेंशन देता रहता है, तियानशन, तियानशन शेंगली टनल, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को जो जनवरी में सेलिब्रेट किए गए हैं। सबसे पहला है कागयेत डांस फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ? राइट, तो आपको ध्यान रखना है कागयेत डांस फेस्टिवल ये आपका कहाँ पे हुआ? तो शुक्लांग पैलेस सिक्किम में। कहाँ का डांस फेस्टिवल है? सिक्किम में। कहाँ पे हुआ? सिक्किम में। तो आपको याद रखना है कागयेत फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? सिक्किम में। नेक्स्ट है पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अब आपने ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपने इसे पढ़ा भी होगा जब हम फेस्टिवल्स पढ़ते हैं स्टैटिक जीके में, तो आपने पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल पढ़ा होगा या सिर्फ पांगसू इंटरनेशनल फेस्टिवल। अब क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है तो अरुणाचल प्रदेश के जो अदर हम क्या पढ़ते हैं? अदर जो है हम लोसार फेस्टिवल को पढ़ते हैं, लोसार, ओके। जो लद्दाख में भी एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, हॉपिन फेस्टिवल हम पढ़ते हैं, हॉपिन। और इसी के साथ हम पांगसू पढ़ते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो रिसेंटली पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुण और आचल, इन्हें पास होना पड़ेगा, है ना। अरुणाचल एग्जाम भी देंगे, जैसे दो लोगों के नेम आ रहे हैं अरुण और आचल, इन्हें एग्जाम देंगे, पास होना पड़ेगा। पास आपको याद रखना है पांगसू, पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? अरुण और आचल, अरुणाचल प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 रिसेंटली इसे भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? आंध्र प्रदेश में। पांगसू अरुणाचल प्रदेश में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रोटेक्ट पुलिकट लेक एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी को। अब आंध्र प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम पढ़ते हैं अदर, वो कौन कौन से हैं? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही फेस्टिवल का टॉपिक। दुर्गम्मा, दुर्गम्मा हम पढ़ते हैं, येलम्मा, ये लम्मा, दुर्गम्मा, ये लेम्मा, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपके। और अभी हम उगादी भी पढ़ते हैं, एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है उगादी फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो मकर संक्रांति है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ पेड़ा पंडुगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में? तो कौन से स्टेट में? तो इसे हम सेलिब्रेट करते हैं आंध्र प्रदेश में ही, पेड्डा पंडुगा, पेड्डा पंडुगा, ओके। तो मकर संक्रांति एज अ पेड्डा पंडुगा सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। जनवरी में मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो त्योहार फेस्टिवल, बोडो त्योहार फेस्टिवल हिमाचल, बोडो त्योहार फेस्टिवल हिमाचल में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अदर जो हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं? पोरी, हल्दा, पोरी हल्दा काफ़ी है, मिंजार, सेर, चैत्रुल और पुलाइश, इस तरीके के फेस्टिवल जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली बोडो त्यौहार, ठीक है, बड़ा त्यौहार मनाया गया कहाँ पे? हिमाचल पे, हिमालय पे, ऐसे याद रखना है, हिमालय पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं समिट या कुछ कॉन्फ्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री। अब अगर हम देखें तो इंडिया ही सारी अदर कंट्रीज़ को है वो कॉमन समझता है। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सारी कंट्री को अपनी तरह ही कॉमन समझता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा लिंक बनाना है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026 में कौन होस्ट करेगा? तो इस बार इंडिया ही होस्ट इसे करने वाला है। नेक्स्ट कंट्री है विच कंट्री विल होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025? आर्टिफिशियल की बात हो रही है। अब आजकल आर्टिफिशियल का हर कोई फैन बनता जा रहा है। अगर आपने AI नहीं सीखा तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो AI को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और AI का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो AI के सब लोग क्या बन गए हैं? AI के सब लोग फैन बन गए हैं, AI के फैन बन गए हैं, फैन से फ्रांस। तो कौन होस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 में? अभी होने वाला है फ्रांस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं PM प्रेसिडेंट से जो रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुआ है जिनका। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हु बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? अब यूनाइटेड स्टेट USA का, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। इन्हें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है निकोलस मैड्यूरो इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये वेनेजुएला, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गया। वेनेजुएला बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है। तो वेनेजुएला कैसी सिटी है? नाइस सिटी है, नाइस। तो जो भी प्रेसिडेंट है वो क्या है? नाइस, निकोलस मैड्यूरो। नेक्स्ट इज जोसेफ आउन, प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? लेबनान के, लेबनान के। कैसे इसको याद रखेंगे आप? देखो लेबनान से हमें लैब उठाना है, कोई भी लैब होती है ना, चाहे हमारी स्कूल की लैब हो, तो वहाँ पे हमें मेनली हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सब कुछ मिलता है। सबसे इनका नेम याद रखना है, जोसेफ, सैप, सैप सब, सैप सब,
ओके कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पीएम प्रेसिडेंट का तो आप लिंक बना के आंसर तक पहुंच जाए। लेबनान, लेबनान लैब में सब कुछ रहता है, सब जोसेफ। सो जोसेफ आउंट जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, कहाँ के, लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं ऑब्चरी से रिलेटेड, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में थे इसलिए इनका नेम आपको ध्यान रखना है। राजगोपाल चिदम्बरम जो है ये न्यूक्लियर फिजिस्ट रह चुके हैं और रिसेंटली इनकी अभी डेथ हुई है, जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1974 में, जिसका नेम था स्माइलिंग बुद्धा। एंड 1938 में जो ऑपरेशन शक्ति था उसमें भी इनका रोल था, ये न्यूक्लियर फिजिक्स थे। क्या नेम इनका, राजगोपाल चिदम्बरम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगोपाल चिदम्बरम। और आपको पता है ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, ये कौन से फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान में हुआ था, तो ये आपके कौन से 5 ईयर प्लान में था, अगर आपको याद है तो मेरे बताने से पहले आपको कमेंट करना है। तो 5 ईयर प्लान में था ये, 4th 5 ईयर प्लान में। ओके, 4th 5 ईयर प्लान में था, ध्यान रखना है आपको। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नेम था, न्यूक्लियर टेस्ट होता है। एंड 1998 की ऑपरेशन शक्ति में भी इनका मेन रोल था, न्यूक्लियर फिजिस्ट थे ये राजगोपाल चिदम्बरम, राइट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मिसलेनियस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। तो पार्टनर कंट्री कौन बना है ब्रिक्स का, तो कौन बना है, नाइजीरिया का। अगर हम ब्रिक्स की बात करें सो 2024 में ब्रिक्स समिट किसने होस्ट की थी, क्या आपको याद है ब्रिक्स समिट किसने होस्ट की थी, तो ये आपकी होस्ट की थी किसने, रशिया ने। ओके, किसने, रशिया। अब ब्रिक है ना, ब्रिक ईट, तो ब्रिक को हम किससे पकड़ के रखा है हमने, रस्सी से। तो रशिया में हुआ था 2024 का समिट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई, चाइना। अदर जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें हम फटाफट से देखते हैं। तो बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। तो ये जो 9th पार्टनर बना है कंट्री ब्रिक्स का वो कौन सा है, नाइजीरिया। और इससे पहले अदर 8 कौन से, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली 9th पार्टनर मेंबर कंट्री कौन बना, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8th पे कमीशन। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था 8th पे कमीशन, तो इसे हम थोड़ा सा देखते हैं, जब डिटेल में सब कुछ आएगा तब पता लगेगा। तो गवर्नमेंट जो है 8th पे कमीशन के थ्रू लोगों की सैलरी बढ़ जाती है इसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, चाहे वो पहले सेंटर में बढ़ती है फिर स्टेट में बढ़ती है। तो ये इंप्लीमेंट होगा 2026 से, और इस बार तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी, वो तो जब लगेगा तब पता चलेगा रियल में। तो कब से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, 2026 से, नेक्स्ट ईयर से। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 8th सेंट्रल पे कमीशन को, पहले सेंटर में लगता है फिर स्टेट में लगता है, राइट। सो जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अपने क्वेश्चंस कर लेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें कि आपको कैसा लगा। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।